नमस्कार, स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म नरेन्द्र बस्नेतको। आज मैले लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका भूपू गोर्खाहरूको विषयलाई लिएर एकजना विशेष व्यक्तिसँग छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ भारतीय मूलका बेलायती सांसद वीरेन्द्र शर्मा। वीरेन्द्र शर्मा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको लागि कुनै नौलो नाम होइन। नेपाली समुदायसँग निकट रहेका वीरेन्द्र शर्मा ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष समेत हुन्। सांसद शर्मा भूपू गोर्खा र नेपाली समुदायसँग निकट रहँदै आएका छन् भने कोरोना महामारीमा नेपाललाई बेलायतले सहयोग बढाउनु पर्ने भन्दै उनले अभियान नै सुरु गरे। मेरो पहिलो घर बेलायत हो, दोस्रो भारत र तेस्रो नेपाल हो, शर्माले भने। लेबर पार्टीका नेता शर्मा इलिङ साउथलबाट निर्वाचित सांसद हुन्। भारतीय मूलका उनी वर्षौंदेखि नेपाल मामिलामा संलग्न रहँदै आएका छन्। 5 पटक नेपाल पुगेका शर्माले नेपालमा विभिन्न उच्च स्तरीय भेटघाट समेत गरेका छन्। त्यसो त नेपालमा गरिएको आतिथ्यलाई कहिल्यै बिर्सदैनन्। फेरि पनि नेपाल जान आतुर छन् उनी। पछिल्लो समयमा भूपू गोर्खाहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बस्दै गर्दा शर्माले आफ्नो तर्फबाट निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरे। संसदमा पटक पटक आवाज समेत उठाउँदै आएका शर्मा नेपाली दूतावास लन्डनसँग पनि उत्तिकै नजिक छन्। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले गोर्खाको मुद्दामा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको शर्माले बताए। यिनै विविध विषयलाई मध्यनजर गर्दै भूपू गोर्खाको मुद्दा के हो, यसलाई बेलायत सरकारले कुन रूपले लिएको छ, 13 दिनसम्म आमरण अनसन बस्दा पनि बेलायतले किन चासो दिएन, अब हुने भनिएको वार्ता कसरी टुङ्गिएला र कति समय लाग्ला जस्ता विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। केही भूपू गोर्खाहरूलाई भाषाको पनि समस्या भएकोले हिन्दी भाषामा जवाफ दिनको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्दै केही जिज्ञासा राखेको छु। साथै अङ्ग्रेजी भाषा पनि चाँडै प्रस्तुत हुनेछ। सर्वप्रथम त मैले भूपू गोर्खाको बारेमा तपाईँ निकै जानकार हुनुहुन्छ र पहिलादेखि नै आवाज समेत उठाउँदै आउनुभएको छ। तपाईँको विचारमा भूपू गोर्खाहरूको मुद्दा के हो त भनेर प्रश्न राखेको थिएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोर्खा कम्युनिटी का जो मेन इशू है वो है इक्वालिटी, बराबरता एंड पेंशन। उनकी जो पेंशन है गोरखाज की, वो क्या ब्रिटेन के सोल्जर्स के मुताबिक है या डिफरेंस है? बदकिस्मती से सरकार ने अंग्रेज को ज़्यादा पेंशन दी है रिटायरमेंट पे। उसी वक्त जब गोरखा सोल्जर है उसको बहुत ही कम पेंशन दी है। पिछले बहुत से सालों से हम लोग इकट्ठे होकर इस पे कैंपेन कर रहे हैं, लोगों में जागृति ला रहे हैं और उसी के साथ गवर्नमेंट में ये हालात पैदा कर रहे हैं कि वो जो गोरखाज की बराबरता का स्थान है वो उनको मिले, उनको बराबरता की पेंशन मिले रिटायरमेंट पे, और जो दूसरे राइट्स ब्रिटिश सोल्जर्स को, अगर मैं थोड़ा जहाँ साफ कर दूँ, जो अंग्रेज़ सोल्जर्स हैं उनके बराबर के हक हों, उसके लिए गोरखा कोशिश कर रहे हैं। उनकी जद्दोजहद है, हंगर स्ट्राइक भी की है, हम लोग उसके पीछे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। भूपू गोर्खाहरू लामो समयसम्म अनसन बस्दा पनि बेलायत सरकारले चासो दिएन। नेपाली दूतावास लन्डनसँग भूपू गोर्खाको मुद्दा र नेपाललाई कोरोना विरुद्ध खोप लगायतका सामग्रीको सहयोगको विषयमा यहाँको सहकार्य कस्तो रह्यो भनेर मैले जान्न खोजेको थिएँ। मेरा नेपाल एम्बेसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। पहले जितने भी एम्बेसडर जहाँ थे मैंने उनके साथ काम किया। अभी जो नए एम्बेसडर लोकदर्शन रेग्मी जी आए हैं उनके साथ भी वो कंटिन्यूएशन है, वो लगातार वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। ये एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से हैं, उसका मुझे ये फ़ायदा है कि उनको सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो हम ज़्यादातर कंटिन्यूसली लोगों की बेहतरी के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को आगे ले जाने के लिए, दूसरी जो भी मुश्किलें हैं उनका हल लभने के लिए कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जो
ये जो हंगर स्ट्राइक थी, जिसमें जो हमारे वेटरन थे गोरखाज, उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक रखी थी, उसमें एम्बेसडर साहब का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। सरकार को, ब्रिटिश सरकार को इस बात को मनाने के लिए जो उनका अपना रोल है वो बहुत ही सराहनीय है, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने आप में कि मैं उनके बहुत नज़दीक तौर पे कम्युनिकेट करता हूँ उनके साथ, और हमारी बातचीत लगातार चलती रहती है। देखिए, जब हम ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। यहाँ के जो एम्बेसडर हैं लोकदर्शन रग्मी जी, उन्होंने इस वक्त में बहुत ही अच्छा रोल इसलिए प्ले किया कि उन्होंने, जब हम आवाज़ उठाते थे, हमारे साथ जो वहाँ की मुश्किलें थी कोविड-19 के वक्त में, वैक्सीन की शॉर्टेज, दूसरे रिसोर्सेज की शॉर्टेज, और जो थ्रेट्स थे वहाँ की कम्युनिटी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट किया था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक फ़ायदे की बात थी कि एक वो एम्बेसडर जिसको दोनों पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नॉलेज है, और लोगों के लिए उनके दिल में एक पैशन है, वो पैशन की वजह से ज़्यादा आगे आकर उन्होंने देश की जो मुश्किलें थी उनको हाईलाइट किया, और यहाँ की सरकार को इस बात के लिए मनवाया, एग्री करवाया कि वो ठीक है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भेजनी चाहिए। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि अभी जो वैक्सीन नेपाल को गए हैं, उसमें उनका बहुत ही मेन योगदान था। वार्ताको लागि बेलायत सरकार तयार भएको छ, चाँडै नै प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ। यहाँको विचारमा गोर्खाको मुद्दाले न्याय पाउन सक्ला त? देखिए, ये जिंदगी का और पॉलिटिक्स में एक, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जिसने लेना है वो जद्दोजहद करेगा, जिसने देना है वो रुकावटें डालेगा और पीछे हटेगा। सरकार कोशिश करती है कि हम कम से कम इनको दें, कोई भी हो। इस बात हम गोरखास की या नेपाली कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि सरकारें या जो भी सरमाएदार या अमीर लोग हैं वो गरीब के लिए नहीं देते। इसीलिए वो जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, डिफरेंट ढंग से प्रेशर डालना पड़ता है। इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डालते हैं। अभी जब नई सरकार सुन रही थी हमारे कंसर्न्स को, या गोरखास के जो कंसर्न्स थे, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। जब लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अंग्रेज़ लोग भी, हम दूसरी कम्युनिटीज़ भी गोरखास के साथ इकट्ठे होकर जब आवाज़ उठाई तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया। गवर्नमेंट ने उस प्रेशर से प्रभावित होकर ये अनाउंसमेंट की है, जो कि अभी मीटिंग्स शुरू होंगी, वहाँ पर वो डिस्कशंस होंगी कि किस ढंग से इनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। कति समय लाग्ला त भूपू गोर्खाहरूको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न? देखिए, डेमोक्रेसी में टाइम दे देना नहीं होती बात, स्पेशली जब हम लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस लेवल पे बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट, जब जो 8 सितंबर को मीटिंग होगी उसमें एक एजेंडा इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसमें फैसला किया जाएगा कौन सी डेट्स को कौन कौन लोगों के साथ बातचीत होगी, किस टॉपिक पे होगी, उसको इकोनॉमिक आर्थिक फ़ायदे नुकसान, सरकार को फ़ायदे सरकार को नुकसान, कम्युनिटी को फ़ायदे कम्युनिटी को नुकसान, ये सब असेस किए जाएंगे। उसके बाद ये ठीक है, मैं अगर मेरे हाथ में हो तो मैं इतनी देर ना लगाऊं, लेकिन सरकार ने क्योंकि पैसा भी देना है और कुछ परसेंटेज उसका प्रेशर होगा, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि वो क्या मैक्सिमम अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट करती है
लेकिन 8 सितंबर के बाद बेलायत सरकार वार्ता गर्नको लागि राजी हुनुको पछाडि कसको भूमिका छ? गोर्खाहरू मात्रको प्रयासले सम्भव हुन्थ्यो त? अगर आप पिछली हिस्ट्री देख लें, जब गोरखाज या पार्लियामेंटेरियंस का प्रेशर नहीं था तो सरकार कभी सुनती नहीं थी। अभी इसका ये इंडिकेशन है कि जब कम्युनिटीज, पार्लियामेंटेरियंस एंड द गोरखाज देमसेल्व्स जब वो सामने आए तो सरकार को झुकना पड़ा, वार्तालाप के लिए आगे आना पड़ा। अभी वही वार्तालाप शुरू होगा, हम देखेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। ये अकेला पार्लियामेंटेरियंस का रोल नहीं है, जहाँ के जो नेपाली एम्बेसडर हैं, उनका जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनका जो कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से प्रेशर डाला गया है ब्रिटिश सरकार के ऊपर। तो अभी वो वार्तालाप के लिए तैयार हो गए हैं। वो वार्तालाप की जो एक प्रोसेस होगा उसको एस्टैब्लिश करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। वार्ताको लागि तय गरिएको समय नजिक आउँदैछ, यसमा यहाँको भूमिका के रहनेछ? देखिए, मैं संसद में पहले भी डिबेट की है, सवाल पैदा किए हैं, क्वेश्चन रेज किए हैं, और मैं आगे भी ऐसा करता रहूँगा। जैसे कि 8 सितंबर की मीटिंग के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि हम पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को, कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन डिपार्टमेंट के इंचार्ज को और दूसरों को हम सवाल करेंगे। मैं और मेरे साथी इस पे कंटिन्यू प्रेशर डालेंगे ताकि वो जल्द से जल्द इसका कोई न कोई हल ढूंढे। अन्तमा यहाँ 5 पटक नेपाल पुगिसक्नु भएको छ। बेलायतमा धेरै नेपाली बीच लोकप्रिय हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ इस बारेमा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नेपाल में मुझे जितना प्यार मिला है, नेपाली कम्युनिटी का जितना प्यार मुझे इंग्लैंड में मिला है, बहुत कम लोगों को, पॉलिटिशियंस को मिला होगा। मैं समझता हूँ कि मेरा चेहरा भी जाना पहचाना है। मैंने जब भी कभी इनके इश्यूज हुए हैं उन पे मैंने आवाज़ उठाई है और आगे भी मैं वो आवाज़ उठाता रहूँगा, इनके इश्यूज को रेज करता रहूँगा। जहाँ भी मैं ये महसूस करूँ कि सरकार के जो लॉज हैं, कानून हैं, वो हमारी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, जहाँ पे रहते हुए बच्चों को नेपाल में जो एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट में जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा कोसिस करता रहूँगा। हस् त आजको छोटो कुराकानीसँगै म नरेन्द्र बस्नेत पनि बिदाको अनुमति चाहन्छु। उहाँसँग गरिएको अङ्ग्रेजी भाषाको अन्तर्वार्ता पनि चाँडै आउनेछ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। नमस्ते।